हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिविडेंड एज पर द कंपनीज एक्ट एंड लिस्टिंग रेगुलेशंस। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डिविडेंड। चलिए जानते हैं डिविडेंड होता क्या है। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी फॉर्म हुई तो कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है। जब कंपनी अर्न करती है, कंपनी उस पैसे को बांटती है। किसके बीच में बांटती है, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो वी कैन से इन जनरल डिविडेंड इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द company and distributed to the its members in AGM. So now friend, also we know, we should know the definition as per the Companies Act. Companies Act क्या कहता है, Companies Act कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरीम डिविडेंड। इट मीन्स वी कैन से इंटरीम डिविडेंड में भी वही प्रोविज़न लगेंगे जो डिविडेंड में प्रोविज़न लगेंगे। इंटरीम डिविडेंड क्या होता है वो हम अभी लेटर स्टेज पे जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जानते हैं कंपनीज एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन एनी फाइनेंशियल ईयर। मीन्स कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कैसे डिक्लेयर करेगी, कहाँ से डिक्लेयर करेगी, किस पैसे से डिक्लेयर करेगी, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। जिस साल में वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उस साल के प्रॉफिट से वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी आफ्टर द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पैसा हटाकर। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट रह गया था, या फिर दोनों को मिलाकर। मीन्स पहले के भी अमाउंट से, पहले के भी प्रॉफिट से, प्रीवियस ईयर्स के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया था, और करंट ईयर के प्रॉफिट से। ठीक है, और जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, इस प्रॉफिट के अंदर हम अनलाइज गेन, नोशनल गेन्स या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, और बी पॉइंट है इसका, कहता है कि और कहाँ से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। इन केस अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है तो जो भी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कुछ कंडीशंस हैं, उसको हमें फुलफिल करना है। तो जानते हैं कौन से कंडीशंस हैं। सबसे पहले कहता है कि कंपनी में ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व्स। तो रिजर्व्स में जो भी हमें परसेंटेज हमें प्रॉफिट का डालना है वो डाल देंगे, उसके बाद हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड ओनली फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स। आपको फ्री रिजर्व से ही डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कोई पर्टिकुलर रिजर्व्स बना हुआ है उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कहता है थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड ओनली आफ्टर कैरीड ओवर द प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो पिछले सालों में हमने लॉसेस और जो डेप्रिसिएशन पे नहीं करे उसको इस साल में हम पे करेंगे, उसको सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद ही जाकर हम करंट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड बांटेंगे। ठीक है, अब कहता है कि व्हाट इफ द कंपनी ओनिंग एनी एडुकेसी और अब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लो कंपनी के पास कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ या फिर कम प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। हाँ जी, कर सकती है। कैसे डिक्लेयर करेगी, वो क्या करेगी, पिछले सालों के अगर उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, पिछले सालों का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अकुमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है और उसने फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो उस फ्री रिजर्व से हम करंट ईयर में डिविडेंड बांट सकते हैं एज पर द रूल 3। ठीक है, अब रूल 3 कहता है कुछ कंडीशंस हैं वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर हम उस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो हम आउट ऑफ फ्री रिजर्व डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, क्या कंडीशन है, द रेट ऑफ डिविडेंड जो भी हम डिक्लेयर करेंगे वो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर इन लास्ट 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। जिस साल हम बांट रहे हैं उसके इमीडिएटली प्रीवियस ईयर जो 3 साल थे उसके जो एवरेज रेट होगा उस रेट से हम ज़्यादा नहीं दे सकते करंट ईयर का डिविडेंड का रेट। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन इसकी यहाँ पर है कि ये रूल अप्लीकेबल तब नहीं होगा जब पिछले सालों हमने कोई डिविडेंड बांटा ही नहीं। उस केस में हम जो रेट होगा वो डिसाइड करके हम बांट सकते हैं। ठीक है, कहता है कि टोटल अमाउंट जो भी हम ड्रॉन करेंगे अकुमुलेटेड प्रॉफिट से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो भी सम होगा उसके 1/10 से ज़्यादा
नहीं होगा एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट। ठीक है, कहता है अमाउंट सो ड्रॉन सेल्फ हैज फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। जो भी लॉसेस थे पहले उनको सेट ऑफ करो, फिर आप डिविडेंड बांटो। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। जो भी कंपनी का पेड अप कैपिटल होगा उससे 15% तक तो आपका फ्री रिजर्व रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर अनलेस द कैरीड ओवर द प्रीवियस ईयर लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन। ये हमने पढ़ लिया कि पहले पिछले सालों का अगर कोई लॉसेज बचा हुआ है उसको भी हमको पहले सेट ऑफ करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एज पर द शेड्यूल 2। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड में कौन से प्रोविजन लगेंगे, इंटरिम डिविडेंड में वही प्रोविजन लगेंगे जो डिविडेंड में लगते हैं। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, इंटरिम डिविडेंड होता है कि मान लो कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ये कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जो कि आपका एजीएम में टेकअप किया जाता है। ठीक है, तो एजीएम तक वेट करना पड़ेगा हमें डिविडेंड बांटने के लिए। कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट आ गया है, तो कंपनी चाहे तो इन बिटवीन ऑफ द एजीएम होने से पहले या बाद में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और ये पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, चलिए जानते हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 क्या कहता है ऑफ सेक्शन 123। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि डिविडेंड बांटना है एजीएम से पहले, हाँ बांट दो, उस डिविडेंड को क्या कहेंगे, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी बांट दो, और एट द टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और जब तक एजीएम होगी उसके बीच में आप कभी भी बांट सकते हो इंटरिम डिविडेंड। और कहाँ से बांटना है, आउट ऑफ सरप्लस इन ए पीएनएल अकाउंट और अ प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस साल आपको डिविडेंड बांटना है उस साल का पीएनएल अकाउंट और आप फाइनेंशियल प्रॉफिट देखोगे, उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। ठीक है, या फिर मान लो इस साल के अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगस्त में आप बांट रहे हो, तो पिछले वाला क्वार्टर देखोगे, उसमें अगर प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। कौन सा वाला, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, मान लो अगर पिछले वाले क्वार्टर में आपको लॉस हुआ, तो इन दैट केस जो आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स से ज़्यादा रेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लो आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में उस डिविडेंड का जो अमाउंट है उसको आपको डिपॉजिट करना है एक सेपरेट अकाउंट के अंदर। और वो सेपरेट अकाउंट कहाँ खुलेगा, शेड्यूल बैंक के अंदर। और कितने दिन के अंदर आपको वो जो अमाउंट है डिविडेंड का वो डिपॉजिट करना है, 5 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डिक्लेरेशन। जब भी आपने डिक्लेयर कर दिया उसके 5 दिन के अंदर उस सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करना है। अब बात आती है पेमेंट कैसे करेंगे डिविडेंड की और किसको पेमेंट करेंगे। जब भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपको वो अमाउंट पे करना है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का मतलब जो शेयर होल्डर जो है आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं या फिर उस बंदे को जिसको शेयर होल्डर ने या मेंबर ने कहा है कि भाई मेरे को मेरी जगह पर इसको पेमेंट करिए, उसके ऑर्डर पे या उसके बैंकर को, ठीक है, शैल बी पेबल। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो डिविडेंड है वो पेबल इन कैश होगा, आपको कैश पेमेंट करनी है, नॉट इन काइंड। मतलब मीन्स आप डिविडेंड की जगह पर कोई सामान उसको नहीं दे सकते शेयर होल्डर के, भाई ये सामान ले जा डिविडेंड की बजाय। ठीक है, तो आपको पेमेंट करना है कैश। और कैश का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको चेक पेमेंट कर सकते हो, वारंट इशू कर सकते हो, या फिर वारंट इशू कर सकते हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर सकते हो जो भी इंटाइटल्ड शेयर होल्डर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कंपनी फेल हो जाती है, सेक्शन 73 74 मीन्स डिपॉजिट वाले सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन करती है, कंप्लाई नहीं कर पाती है, इन दैट केस कंपनी एलिजिबल नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जब तक कि वो फेलियर कंटिन्यूस है। मीन्स अगर आपने सही कर दिया, आपने सेक्शन को कंप्लाई कर लिया है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है, सेक्शन 124। देखिए दोस्तों, जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपको विद इन 5 डेज़ के अंदर एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, सेपरेट अकाउंट बनाना होता है और 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड डिक्लेयर पेमेंट कर देनी होती है। ठीक है,
लेकिन अगर मान लो नहीं हुआ तो इन दैट केस आपको वो जो अमाउंट है वो एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। उस अकाउंट का नाम होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। चलिए जानते हैं 124 क्या कहते हैं। कहता है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन पेड नहीं हुआ या क्लेम नहीं हुआ विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो उसके 30 दिनों के बाद अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट भी कहाँ खुलेगा, शेड्यूल बैंक के अंदर। ठीक है, अब बात करता है कि अब कहता है कि इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जो भी वो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, वो 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट बनेगी कंटेनिंग द नेम्स, लास्ट नॉन एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अमाउंट जो भी उसको पे करना था वो, उसको उस स्टेटमेंट को आपको प्लेस करना है वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है, ऑल्सो ऑन एनी अदर वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द सीजी एज पर द रूल 5। ठीक है, रूल 5 में जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, रूल 5 में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट टू बी फर्निश टू द फंड। ठीक है, एवरी कंपनी सेल विद इन 60 डेज आफ्टर द होल्डिंग एजीएम, 60 दिनों के अंदर हर कंपनी क्या करेगी, 60 जब भी एजीएम होगी उसके 60 दिनों के अंदर एक स्टेटमेंट फाइल करेगी, एक स्टेटमेंट बनाएगी। स्टेटमेंट में क्या चेक करेगी कंपनी, और वो कब तक करेगी, जब तक जैसे मान लो कोई अमाउंट ड्यू है, आपने डिक्लेयर कर दिया बट अनक्लेम्ड है और पेड नहीं किया, तो 7 सालों तक, अगले 7 सालों तक हर साल एजीएम के 60 दिनों में क्या करेगी, आइडेंटिफाई द अनक्लेम्ड अमाउंट, जितना अमाउंट अनक्लेम्ड है हर साल का अलग अलग देखेगी, एंड सेपरेटली फर्निश एंड अपलोड इट ऑन इट्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर, और ऑल्सो द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन, IEPF अथॉरिटी, मीन्स इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, उस पर अपलोड करेगी, और उस स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन कौन से वाले फॉर्म में अपलोड करेगी, IEPF 2 के अंदर। ठीक है, उस IEPF या स्टेटमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, नाम होगा उस बंदे का जिसका वो पैसा पड़ा हुआ है, लास्ट नोन एड्रेस, नेचर ऑफ द अमाउंट टू विच ईच पर्सन इज इंटाइटल, ड्यू डेट ऑफ द ट्रांसफ़र इनटू अ IEPF फंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेंशन होगा। अगर मान लो डिफ़ॉल्ट होता है मेड बाय द कंपनी इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट एज पर सेक्शन 124, मीन्स आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हो, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12% पर एनम, राइट। और कब से लगेगा, जब से वो डिफ़ॉल्ट हुआ है। ठीक है, उस दिन से आपको 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। अब कहता है कि कोई पर्सन अगर इंटाइटल्ड है उस मनी को क्लेम करने के लिए जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो क्या कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, एनी अमाउंट ट्रांसफ़र टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर कोई अमाउंट जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 सालों तक पड़ा रह गया, मीन्स किसी ने क्लेम नहीं किया ना ही वो पे हुआ, ठीक है, तो उस अमाउंट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एक फ़ंड के अंदर। उस फंड का नाम क्या होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, सेक्शन 25 के अंदर इसका पूरा इंफॉर्मेशन है, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो उस फंड के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और कंपनी सेंड करेगी एक स्टेटमेंट, किसको करेगी, अथॉरिटी को। अथॉरिटी कौन, IEPF अथॉरिटी। ठीक है, और जो अथॉरिटी है वो एक रिसिप्ट इशू कर देगी, और वो मान लिया जाएगा कि ये एविडेंस है कि आपने, कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया है अमाउंट। ठीक है, अब कहता है ऑल शेयर्स, और जो भी शेयर्स होंगे जिसका जो डिविडेंड पे नहीं हुआ है या क्लेम नहीं हुआ 7 सालों तक या उससे ज़्यादा तक, वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ IEPF। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में भी वो शेयर भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज पर द रूल 6। अब रूल 6 में कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कैसे आप शेयर्स का ट्रांसफ़र करोगे। शेयर का ट्रांसफ़र आपको करने के लिए डीमेट अकाउंट जो भी होगा IEPF अथॉरिटी का, उसके अंदर आपको वो क्रेडिट करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज़, मीन्स 7 साल तक आपने वेट किया, 7 साल के बाद विद इन 30 डेज़
जैसे ही होंगे आपको विद इन 30 डेज़ के अंदर वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। किसके अकाउंट में, किसके डीमेट अकाउंट में, फंड के, फंड कौन सा, IEPF फंड, ठीक है। अगर इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर मान लो इन 7 सालों में अगर थोड़ा सा भी अमाउंट कुछ भी निकाला गया होगा किसी बेनिफिशियल ऑनर द्वारा, तो उस केस में वो ट्रांसफ़र शेयर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो भी शेयर ट्रांसफ़र होंगे IEPF के अंदर, वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को क्या ट्रीट किया जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, और जो प्रोसीजर होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का, वही फॉलो किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ सच शेयर, कंपनी सेक्रेटरी को अथोराइज किया जाएगा जो भी पेपर साइन करने के लिए होंगे, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे रोल है। अब क्या प्रोसीजर होगा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का, थोड़ा सा हम इसको डीपली पढ़ लेते हैं। कहता है कि जब भी जो भी शेयर जो ट्रांसफ़र होंगे, कंपनी शैल इंटीमेट टू द शेयर होल्डर कंसर्न, जो भी शेयर होल्डर होगा, जो भी कंपनी के पास एड्रेस पता है, नाम पता है, पड़ा हुआ है, उसको क्या करेगा, इंटीमेट करेगा। कब करेगा, मान लो 7 साल हो गए, 7 साल के बाद 30 दिन में उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, शेयर ट्रांसफ़र करने हैं, तो उससे तीन महीने पहले आप इंटीमेट करोगे सच शेयर होल्डर, और साथ में क्या करोगे, पब्लिश करोगे नोटिस टू द लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। उस शेयर होल्डर का नाम, उसका फोलियो नंबर, और अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करोगे, ठीक है। अब बात करता है द कंपनी सेल नॉट ट्रांसफर शेयर, और कंपनी उस शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करेगी अगर किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने मना किया है कि आपको वो डिविडेंड जो भी पेमेंट करना था या शेयर जो भी है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, तो उस केस में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी को फर्निश द डिटेल ऑफ शेयर और अनपेड डिविडेंड आपको अथॉरिटी को IEPF 3 के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी विद इन द 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कहते हैं अगर मान लो ट्रांसफ़र को इफेक्ट करने के लिए जहाँ पर शेयर जो है वो डीमेट फॉर्म में है, मींस डिपॉजिटरी के पास जमा है, ठीक है, शेयर, तो उस केस में डिपॉजिटरी को आप इंटीमेट करोगे कंपनी, और जो डिपॉजिटरी है वो उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा अथॉरिटी के अकाउंट में, ठीक है। अगर मान लो फिजिकल फॉर्म में पड़ा है तो कंपनी सेक्रेटरी अथोराइज है, वो मेक एन एप्लीकेशन टू द कंपनी फॉर इशू ऑफ न्यू शेयर इशू किए जाएंगे, और जैसे ही नए शेयर बनाए जाएंगे और उस शेयर में क्या लिखा जाएगा, इशू इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर दिस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ IEPF। मान लो कोई शेयर होल्डर था, उसके पास फिजिकल शेयर थे और वो क्लेम करने आ ही नहीं रहा है, तो उस केस में नए शेयर तो इशू करने पड़ेंगे उसके नाम पे, तो उस शेयर को नए शेयर इशू करके IEPF अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। SH1 में ये सारा का सारा होगा, ठीक है, शेयर जो होंगे, और जब भी नए शेयर इशू होंगे फिर उसको डिपॉजिटरी को दिया जाएगा, और डिपॉजिटरी जो है उसको कन्वर्ट करेगा डीमेट फॉर्म में और फिर ट्रांसफ़र करेगा IEPF के डीमेट अकाउंट में, ठीक है। समझ में आ रही है, हाँ जी। अब बात करते हैं कि वाइल इफेक्टिंग सच ट्रांसफ़र कंपनी शेल सेंड अ स्टेटमेंट टू द IEPF अथॉरिटी इन फॉर्म नंबर IEPF 4 विद इन 30 डेज, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर एक आप IEPF 4 आप दोगे किसको, अथॉरिटी को, ठीक है। भाई आपने ट्रांसफ़र किया, एक स्टेटमेंट बना के दोगे उसको, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, हाँ इसको करते हैं कि अगर वोटिंग राइट है अगर कोई शेयर्स पे, वो तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि कोई क्लेम नहीं आता है उन शेयर्स का, ठीक है। आगे कहते हैं कि जो भी बेनिफिट्स होंगे शेयर से रिलेटेड, वो क्रेडिट शैल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू द डीमेट अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। कैन एनी एलिजिबल क्लेमेंट is of a share claim for the refund of the amount transferred to the IEPF, क्या कोई क्लेम किया जा सकता है एलिजिबल क्लेमेंट द्वारा अगर मान लो IEPF में चला गया, कहता है हाँ हो सकता है, ठीक है, एज पर द रूल 7, ठीक है। क्यों, तो एज पर द रूल 7 क्या कंडीशंस हैं देख लेते हैं कि मान लो कोई एलिजिबल क्लेमेंट है और वो क्लेम कर रहा है कि भाई उसका पैसा है ये, जो भी डिविडेंड का अमाउंट है, जो शेयर्स है उसको रिफ़ंड किया जाए, तो वो क्या कर सकता है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेगा। कौन से फॉर्म में सबमिट करेगा, IEPF 5 के अंदर वो सबमिट करेगा, और वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट है, अथॉरिटी की वेबसाइट है www.iepf.gov.in के अंदर वो फाइल करेगा, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा IEPF 5 के अंदर,
और जो IEPF फाइल है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी नोडल ऑफिसर ऑफ द कंपनी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। अब नोडल ऑफिसर कौन होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर। अब नोडल ऑफिसर कौन होता है? कंपनी के अंदर जब भी कंपनी जो है अमाउंट को क्रेडिट करती है किसी भी फंड में, मीन्स IEPF फंड में अगर क्रेडिट कर रही है तो उस केस में कंपनी को एक नोडल ऑफिसर नॉमिनेट करना पड़ता है। अब वो नोडल ऑफिसर होता कौन है? या तो कंपनी का डायरेक्टर होगा, या CFO होगा, या CS होगा, ठीक है। और उसका काम क्या होगा? वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। जो भी अगर मान लो क्लेम आता है अगर किसी शेयर होल्डर से, उस क्लेम को वेरीफाई करना और कोऑर्डिनेट करना IEPF अथॉरिटी के साथ, ठीक है। द कंपनी में अपॉइंट वन और मोर ऑफिसर एज ए डिप्टी नोडल ऑफिसर। डिप्टी नोडल ऑफिसर भी बना सकती है जो कि असिस्ट करेगा किसको? नोडल ऑफिसर को। और जो भी अगर मान लो कोई अगर गलती होती है या कोई मिस्टेक होती है डिप्टी नोडल ऑफिसर से, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? नोडल ऑफिसर, ठीक है। अगर कंपनी फेल हो जाती है नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए, तो जो भी डायरेक्टर्स होंगे एक तो वो लायबल होंगे और उन डायरेक्टर्स को ही मान लिया जाएगा कि ये नोडल ऑफिसर हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन, अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट और चेंज। अगर मान लो कोई नोडल ऑफिसर बनता है कंपनी का, तो विद इन 15 डेज, जब भी ये रूल बने थे उसके 15 दिन में ये देना था कि भी हमने अपॉइंट कर दिया है। और कभी चेंज होता है तो विद इन 7 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन आपको इंटीमेट करना है किसको? अथॉरिटी को, कि हमने ये नोडल ऑफिसर बनाया। और उसको वेबसाइट पर भी आपको डालना है कि हमारी कंपनी का नोडल ऑफिसर ये बंदा है, ठीक है। अब मान लो IEPF 5 के अंदर क्लेम आया, क्लेम के लिए ऑनलाइन क्लेम एप्लीकेशन दी गई, वो ट्रांसफ़र हुआ कंपनी के पास IEPF 5 के अंदर, तो उस क्लेम को वेरीफाई करना है। तो नोडल ऑफिसर क्या करेगा? ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगा किसको? अथॉरिटी को, ठीक है। और डॉक्यूमेंट मंगाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो सारे के सारे मंगाएगा बाय द क्लेमेंट इन फिजिकल फॉर्म, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द नोडल, और नोडल ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेगा वेरिफिकेशन रिपोर्ट को, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द क्लेम। ये सारा का सारा काम कितने दिन में होगा? 30 दिन में, जब भी क्लेम आया होगा, ठीक है। अगर मान लो ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट नॉट सेंट बाय द कंपनी विद इन 30 डेज, अगर 30 दिनों में नहीं आए तो उस केस में कंपनी को पेनल्टी लगेगी, एडिशनल फीस लग जाएगी 50 रुपये पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम 250 रुपये, ठीक है। However, company is liable to maintain the original document submitted to it by the claimant, ठीक है। वो कंपनी, और वो कंपनी क्या करेगी? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने पास मेंटेन करके रखेगी। अगर मान लो 60 दिन तक भी अगर कोई रिपोर्ट नहीं आती कंपनी की तरफ से, तो अथॉरिटी क्या कर सकती है? अथॉरिटी एक तो रिजेक्ट कर सकती है IEPF 5 को, दूसरा कम्युनिकेशन करेगी किसको? क्लेमेंट को और कंसर्न कंपनी को, किस पर? उनके ईमेल एड्रेस पर, ठीक है। और उनसे बोलेगी कि 15 दिन में मेरे को आप रिस्पॉन्स करिए। अगर कंपनी फेल हो जाती है तो उस केस में रिपोर्ट देने के लिए फेल हो जाती है, तो कंपनी और नोडल ऑफिसर दोनों ही पनिशेबल होंगे एज पर द प्रोविज़न ऑफ एक्ट, जो भी इस प्रोविज़न एक्ट के अंदर पनिशमेंट होगी, ठीक है, इस सेक्शन में पनिशमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मान लो वेरीफाई हो जाता है कि भाई ये इंटाइटल है क्लेम के लिए, तो उस केस में जो अथॉरिटी है क्या करेगी? पेमेंट कर देगी, प्रेजेंट ए बिल टू पे, ठीक है, एज पर द गाइडलाइंस। और अगर शेयर के लिए शेयर्स अगर उसको रिफंड करने हैं तो शेयर्स भी उसको रिफंड कर दिए जाएंगे इन द डीमेट अकाउंट ऑफ द क्लेमेंट, ठीक है, क्लेमेंट, राइट। अब और उसके बाद वो एक कॉज ए नोट, अथॉरिटी सेल कॉज ए नोट इन इट्स रिकॉर्ड मेड टू, जो भी पेमेंट उसने की है उसके लिए एक नोट लिख लेगी, रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भी ये सारा का सारा डिस्पोज ऑफ होगा, मीन्स क्लेम अगर किसी का आया और उसको डिस्पोज ऑफ करना है क्लेम को, कितने दिनों में होगा? 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। हाँ, अगर मान लो फिजिकल फॉर्म में थे तो क्या फिर होगा? तो इस केस में अगर मान लो कोई शेयर फिजिकल फॉर्म में थे और वो खो गए शेयर होल्डर से, तो उस केस में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट एज पर द शेड्यूल 3 यहाँ पे जो भी रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग मांग लिए जाएंगे और वो हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने कहाँ, किसके पास कराने? नोडल ऑफिसर के पास कराने। और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जमा कराओगे, ठीक है, वो कहाँ पर होगा? नोडल ऑफिसर कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में, ठीक है। क्या कंपनी जो क्लेमेंट है उसका लीगल हायर या सक्सेसर क्लेम कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे
उसके अकॉर्डिंगली और नोडल ऑफिसर्स को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो उस केस में लीगल हायर भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर एनी फ्रॉडलेंट क्लेम अगर किया जाता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि अंडर सेक्शन 447 मतलब फ्रॉड का केस बना दिया जाएगा और उसको पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 447, ठीक है। चलिए अब लिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट का प्रोविजंस फॉलो नहीं किए, कंप्लाई नहीं किए, तो उस केस में कंपनी को क्या पेनल्टी लगेगी। कंपनी को उस केस में 5 लाख का मिनिमम फाइन और मैक्सिमम 25 लाख का, और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो होगा उसको मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख का फाइन लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 127 की, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ठीक है। सेक्शन 125 और 126 हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे, थोड़ा डीपली इसको कवर अप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 127 की मैं बात करूँ, अगर मान लो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, ठीक है, या फिर वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट विद इन 30 डेज आपने डिक्लेरेशन के दिया नहीं, ठीक है, तो उस केस में जो भी डायरेक्टर है कंपनी का, अगर वो नोइंगली अ पार्टी टू डिफ़ॉल्ट है, उसको पता था, तो पनिशमेंट 2 साल की मिनिमम उसको सज़ा हो सकती है, फाइन लगेगा पर डे 1000 रुपीज़ ड्यूरिंग सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस, अगर वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू नेचर का है, ठीक है। और जो कंपनी है वो लाइबल टू अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस, और 18% का उसको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, किसको, कंपनी को। एक्सेप्शन है यहाँ पर कि उस केस में हम मानेंगे कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड पे नहीं किया, डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे नहीं कर पाए, तो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्या सिचुएशंस है, पहली सिचुएशन है अगर डिविडेंड पे कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था लेकिन पे नहीं हो पाया, रीज़न क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ के कारण कोई कानून ऐसा है जिसकी वजह से वो पे नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। शेयर होल्डर्स ने एक डायरेक्शन दी हुई है कि भाई पेमेंट ऐसे करनी है, लेकिन वो डायरेक्शन को हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, कंप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, और ये चीज़ उसको बता दी गई है, तो उस केस में भी आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। वेयर डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, भाई पता नहीं है कि भाई किसको डिविडेंड रिसीव होगा, मान लो कोई जॉइंट शेयर होल्डर थे या फिर कोई शेयर ट्रांसफ़र हुए किसी के बीच में, तो ये अभी उनके डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, लॉफुल एडजस्टेड बाय द कंपनी, कंपनी ने कोई अमाउंट जो शेयर होल्डर है उसने कंपनी से लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था सपोज, तो उसको एडजस्ट कर लिया कंपनी ने, तो उस केस में भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं मानेगा। या एनी अदर रीज़न द फेलियर टू पे द डिविडेंड, ठीक है, वॉज नॉट ड्यू टू द डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के पार्ट पर ड्यू कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, उस केस में भी हम कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं मानेंगे, उसको पेनल्टी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि डिविडेंड की क्या प्रोविजंस हैं। रेगुलेशन 43 में कह रहा है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो एज पर द शेयर बेसिस ओनली, शेयर बेसिस करो, आप इकट्ठा डिविडेंड डिक्लेयर करोगे लेकिन आप बताओगे शेयर होल्डर के कि पर शेयर हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। और क्या है, लिस्टेड एंटिटी शेल नॉट फॉरफीट अनक्लेम डिविडेंड बिफोर द क्लेम बिकम्स बार्ड बाय द लॉ, मतलब उसको फॉरफिट नहीं करेगी, मीन्स 7 सालों तक अगर मान लो IEPF अकाउंट में डाल सकते हैं एज पर द लॉ, तो तब तक वो उसी अकाउंट में रहेगा और क्लेमेंट क्लेम कर सकता है, ठीक है। और लिस्टेड एंटिटी क्या करती है, टॉप 50 लिस्टेड एंटिटीज़, रेगुलेशन 43A में लिखा हुआ है कि टॉप 50 लिस्टेड एंटिटीज़ को क्या करना है, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी है, और उस पॉलिसी को आपको एनुअल रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना है और अपनी वेबसाइट पे भी डालना है, ठीक है। और क्या पैरामीटर्स होंगे उस पॉलिसी को बनाने के लिए,
कि क्या सरकमस्टांसिस है जिसमें डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए, क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स होंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने में, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे टू कंसीडर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पॉलिसी हाउ टू रिटेन अर्निंग्स शैल बी यूटिलाइज। ये सारा का सारा मैटर आपको उस डिविडेंड पॉलिसी के अंदर डालना है। ठीक है, अब बात करते हैं द लिस्टेड एंटिटीज अदर देन टॉप 500 एंटिटीज भी डिविडेंड पॉलिसी बना सकती है, डिविडेंड डिक्लेरेशन पॉलिसी बना सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बना सकती है, लेकिन वो वॉलंटरी बेसिस पे। ठीक है, और अपने एनुअल रिपोर्ट और वेबसाइट पर डाला जा सकता है। ठीक है, अब बात करता है कि जो भी लिस्टेड एंटिटी होगी वो क्या यूज़ करेगी एज पर रेगुलेशन 12 इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। जब भी कोई डिविडेंड पे करेगी कौन सा मोड यूज़ करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, एज पर द रेगुलेशन 12। ठीक, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक मोड पॉसिबल नहीं है तो उस केस में चेक या वारंट इशू किए जा सकते हैं। लेकिन अगर 1500 रुपये से ज़्यादा का अगर डिविडेंड है उस केस में जो चेक और वारंट जो होंगे उसको कैसे भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट से। ठीक है, अभी जैसे कि सेक्शन 124 और 125 के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स है जो हमें फाइल करने होते हैं आईपीएफ अथॉरिटी के अंदर। तो एमसीए ने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में रिलैक्सेशन दी हुई है एज़ पर द जो भी नोटिफिकेशन आई थी 24 मार्च 2020 को और 30 मार्च 2020 को। तो उसकी फाइलिंग की डिले कर दिया है उसको कि भाई 30 सितंबर तक आप उसको फाइल कर सकते हो, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है एज बिकॉज द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। सो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है उसको हम यहीं कंक्लूड करते हैं। बाकी का सेक्शन 125 और जो कि आईपीएफ के बारे में है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट मी and like and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye, stay safe, stay healthy. Jai Hind.